गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल जो कि एज अ ड्रिंकिंग फॉर्म में यूज़ होती है वो होती है इथनॉल। अब इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C2H5OH। अब जो ये CNS डिप्रेसेंट है, ड्रग जो है हमारा अल्कोहल, इसको हम ड्रग क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये एक तो ये CNS डिप्रेसेंट है, मतलब CNS को डिप्रेस करती है। लेकिन ड्रग की श्रेणी में क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि ड्रग की डेफिनेशन ही होती है कि कोई भी सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर केमिकली, फिजिकली या फिर साइकोलॉजिकली चेंजेस को इंड्यूस करे, उसी को हम ड्रग कहते हैं। एज ये एक डेफिनेशन के कब की है? जो लेटेस्ट WHO ने दी गई है। अब इससे पहले भी एक डेफिनेशन थी, कोई भी सब्सटेंस जो प्रिवेंट करे, डायग्नोस करे, मिटिगेट करे, क्योर करे या ट्रीटमेंट करे किसी भी डिजीज़ का इन ह्यूमन, तो उसे हम ड्रग कह सकते हैं। ये पहली की डेफिनेशन थी। लेकिन अभी फ़िलहाल की डेफिनेशन ये है कि कोई भी सब्सटेंस वो ड्रग कहलाएगा अगर आपकी बॉडी में अगर वो केमिकली, फिजिकली या साइकोलॉजिकली चेंज करता है। तो इसलिए हम अल्कोहल को ड्रग की फॉर्म में हम कह सकते हैं कि ये भी ड्रग है, क्योंकि वो बॉडी में चेंजेस कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है? साइकोलॉजिकली चेंज कर रहा है और बॉडी को डिप्रेस कर रहा है, मतलब CNS को डिप्रेस कर रहा है। अब अल्कोहल अगर कोई भी एक्यूट इंजेस्ट कर रहा है, मतलब अगर वो बहुत अभी फ़िलहाल मतलब ज़्यादा टाइम से नहीं लिया है, तो उसका जो BP होगा वो बहुत कम होगा इस टाइम, मतलब हाइपोटेंशन में होगा वो। लेकिन अगर वो बहुत लंबे टाइम से ले रहा है, क्रॉनिक इंजेस्ट कर रहा है, तो उसका जो इफेक्ट होगा बॉडी पे वो हाइपरटेंसिव इफेक्ट है। अब इसका एक और इफेक्ट है कार्डियोमायोपैथी, मतलब ये इसका हार्ट पे भी बहुत गंदा इफेक्ट है। अब हम पढ़ते हैं अल्कोहल, मतलब जो अल्कोहल है वो एज अ ह्यूमन बॉडी कैसे उसको ट्रीट करती है। अब बॉडी के लिए तो वो एक तरह का न्यूट्रिशन ही है अगर उसको बॉडी में ले रहे हैं, लेकिन वो एक इम्परफेक्ट फूड है। इम्परफेक्ट फूड का मतलब उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, वो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, उसमें कैलोरी भी डेफिशिट है। कोई भी इंसान अगर उसको पी रहा है तो क्या होगा? वो एज अ फूड की तरह से यूज़ कर रहा है, तो उसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की तरह वो जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट की तरह ट्रीट कर रही है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट की तरह यूटिलाइज करेगा उसको बॉडी। लेकिन अगर उसको बाहर से अगर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा होगा तो उसका वेट लॉस होगा। इसलिए कोई भी अगर अल्कोहल पे है तो उसे वेट गेन करने के लिए बाहर से कार्बोहाइड्रेट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट तो हमने बता दिया। अब इसके बाद अल्कोहल जो हमारी है वो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, मतलब कि इसका अमाउंट सेम है। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो जिसके अंदर फ्रैक्शन सेम नहीं होता, जिसके अंदर तुम्हारा अमाउंट जो होता है ड्रग का वो जो एलिमिनेट होता है वो सेम होता है, ठीक है। अब देखो, अगर 50 से लेके 100 ml तक कोई मॉडरेट कंजप्शन करता है, मतलब बहुत लिमिटेड अमाउंट में इसको यूज़ करता है, तो उसका एक कार्डियोटोनिक इफेक्ट है, मतलब कि हार्ट पे उसका अच्छा इफेक्ट है। कैसे? वो हार्ट रिस्क जो भी होगा, मतलब रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है उसको कम करेगा। लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट है। कैसे? अगर उसको 150 से लेके 200 ml पर DL लेंगे तो उसको ड्रंक की श्रेणी में देखेंगे, मतलब वो ड्रंक हो जाएगा पर्सन। और अगर वो 200 से लेके 300 mg पर DL लेगा तो वो अनकॉन्शियस की स्टेट में पहुंच जाएगा। और वहीं पर अगर वो 300 से भी ज़्यादा एक्सीड करता है उस लिमिट को, 300 mg पर DL से भी एक्सीड करेगा तो उसकी वहाँ पर डेथ भी हो सकती है। अब देखो, अल्कोहल क्या करता है? दो तरह की डिपेंडेंसी करता है बॉडी में। फर्स्ट तो फिजिकल डिपेंडेंसी है, मतलब बॉडी को ऐसा लगता है कि बॉडी को उसकी नीड है अल्कोहल की, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। मतलब ये साइकोलॉजिकल जो डिपेंडेंसी है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। साइकोलॉजिकल मतलब ब्रेन पे इफेक्ट है, लेकिन बॉडी पे ऐसे, मतलब बॉडी को ऐसा नीड की तरह इस्तेमाल, मतलब जैसे बॉडी को जैसे खाना नहीं मिलेगा तो बॉडी नहीं जी सकती, वैसे ही अल्कोहल को ट्रीट करता है कि अगर अल्कोहल नहीं मिल रही तो उसकी बॉडी उस तरह से अच्छी तरह से रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। अब जो डाइसल्फिराम ड्रग होता है उसको हम फिजिकल डिपेंडेंसी में नहीं दे सकते, लेकिन जो हमको देना किस कंडीशन में है, हम उसको साइकोलॉजिकल जब डिपेंडेंसी होती है ह्यूमन की, उसी कंडीशन में हम डाइसल्फिराम को दे सकते हैं। अब इसकी हम फार्माकोलॉजी समझते हैं, जो कि इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि समझना है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। देखो, जो अल्कोहल है, अल्कोहल यानी कि इथेनॉल की बात करते हैं, वो मेटाबोलाइज होता है किसके अंदर?
एस्टेल्डिहाइड के अंदर, और एस्टेल्डिहाइड कन्वर्ट होता है फिर एस्टिक एसिड में, और एस्टिक एसिड फिर टूट जाता है H2O और CO2 में। अब इसको जो कराने वाले हैं वो दो एंजाइम होते हैं। देखो, जो अल्कोहल को एस्टेल्डिहाइड में तोड़ेगा वो तो होता है हमारा पहला एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और जो सेकंड एंजाइम है जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज है वो कन्वर्ट करता है एस्टिक एसिड में। तो ये जो दो है, हाँ, जो दो हमारे एंजाइम है ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो हमको याद करने हैं। अब देखो, जो हमारा डाइसल्फिराम है ना, जिसको एंटाब्यूस भी कहते हैं, वो एक्ट किस पे करता है? वो हमारा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज वाले एंजाइम पे एक्ट करता है। मतलब अगर हम डाइसल्फिराम दे रहे हैं किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को, तो वो होगा क्या उसमें? जो अल्कोहल होगा वो डायरेक्ट कन्वर्ट होगा एस्टेल्डिहाइड में, उसके बाद उसका कन्वर्जन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज तो हम इनिबिट कर चुके हैं, क्योंकि वो उसका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। किस? कौन? डाइसल्फिराम, जो हमारा डाइसल्फिराम था। क्योंकि और देते किस में थे हम? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी में दे रहे थे। तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी के अंदर हम क्या दे रहे थे? हम डाइसल्फिराम दे रहे थे, और डाइसल्फिराम एक्ट किस पे करेगा? वो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज पे एक्ट करेगा। अब इसका ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, मतलब उसको इनिबिट कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो हमारा एसिटिक एसिड नहीं बनेगा। और जो एसिटिक एसिड होता है ना, यही जो एंड प्रोडक्ट होता है जिससे हमारी फ्रूटी स्मेल आती है, जो महक आती है ना, जिससे दिमाग पे असर होता है, जिससे कॉन्शियसनेस चले आती है, तो ये वही है एस्टिक एसिड। लेकिन एस्टिक एसिड तो बना नहीं, क्या बना? एस्टेल्डिहाइड बना। एस्टेल्डिहाइड बनने से क्या होगा बॉडी में? मतलब आपको अब नशा तो नहीं होगा, वो जो आपको चाहिए था कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बदले क्या होगा? उसके बदले आपको क्या होगा? उसके बदले आपको मेंटल कन्फ्यूजन होगी, विजुअल डिस्टर्बेंस होगी, वॉमिटिंग होगी, हेडेक होगी, फ्यूजिंग होगी, और डिस्टर्बेंस होगी, और डिस्ट्रेस होगा आपको। अब लेकिन इससे होगा क्या? इससे ना जब इस इंसान को वो होने लगेगा तो वो ऐसा फील करेगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम ना ये लेना नहीं है, मतलब मुझे अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी है। इससे ये होता है। तो ये हम देते हैं क्यों? क्योंकि हमें ये वाला स्टेप फॉलो करवाना है, मतलब हमको चाहिए कि ये वाली चीज़ हो बॉडी में। अब एस्टेल्डिहाइड, लेकिन ये भी डेंजरस है, वो आगे समझेंगे क्यों डेंजरस है, ठीक है? तो ये हमने समझा। अब अल्कोहल का ना एक और मेटाबॉलिज्म होता है, एक और तरीके से। वो कैसे होता है? CYP2E1 एंजाइम से। ये भी बहुत छोटे अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में बॉडी में हमारा जो लीवर होता है उसको वो मेटाबोलाइज करता है, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। जो मेन जो हमारे एंजाइम्स हैं वो कौन से हैं? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, यही हमें को याद करने हैं। तो एक बार फिर से स्टेप हम रिपीट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हमारा अल्कोहल होता है, अल्कोहल एस्टेल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। कौन कन्वर्ट करेगा? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। एस्टेल्डिहाइड फिर दोबारा कन्वर्ट होता है किस में? एस्टिक एसिड में। वो कौन कन्वर्ट करता है? वो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। अब एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज कौन इनहिबिट करता है? वो करता है हमारा डाइसल्फिराम। अब देखो, जो लास्ट स्टेप होता है ना, ये जो हमने दे दिया, ये हमारा बॉडी से फिर कैसे निकल जाता है? वो H2O और CO2 की फॉर्म से बाहर निकल जाता है। अब हमारा क्या होता है, जो हमने पढ़ा था कि अगर हमारा एस्टेल्डिहाइड बनता है तो एस्टेल्डिहाइड डिस्ट्रेस कॉज करेगा, मेंटल कन्फ्यूजन करेगा, और बहुत सारी अलग अदर प्रॉब्लम्स करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट या फिर जो कंज्यूम कर रहा है वो सोचेगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम से ये नहीं लेनी है, ठीक है? अब और कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन शो करती हैं? तो उसमें एक तो हमारा हो गया मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, और मोक्सालेक्टम हो गया, ग्रेसिफुल्विन हो गया। तो इस तरह की जो अदर ड्रग्स हैं ये भी क्या करती हैं? डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन शो करती हैं। अब देखो, अल्कोहल डिपेंडेंसी है, मतलब कोई इंसान को अल्कोहल की डिपेंडेंसी ही हो गई है, उसको नहीं रहा जा रहा है, तो उसके लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको जब विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जब उसको अब डाइसल्फिराम दे रहे होते हैं, तो क्या होता है उसको ना वो अल्कोहल की हुड़क जिसे कहते हैं वो आने लगती है, उसको वो चाहिए। तो उससे बचने के लिए, विड्रॉल सिम्टम्स बचने के लिए हम उसको क्या करते हैं? उसको देते हैं हम बेंजोडायाजेपिन। अब बेंजोडायाजेपिन जब देते हैं तो कौन कौन सी ड्रग देते हैं उसमें? एक तो होता है डायजेपाम, एक और होता है क्लोरडायाजेपोक्साइड। ये दो ड्रग हैं जो हमें देनी होती हैं। और देखो, और दूसरी चीज़ अल्कोहल की क्रेविंग होती है। जब अल्कोहल की क्रेविंग होती है ना, तो उसमें हम ड्रग्स देते हैं नोटा, ये है मेमोनिक्स। तो कैसे याद कर सकते हैं? N फॉर नेल्ट्रेक्सोन, O फॉर ओंडासेट्रॉन, T फॉर टोपिरामेट, और A फॉर एकम्पोस्ट, ठीक है? अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा इथाइल या फिर इथाइलिन अल्कोहल या फिर इथेनॉल, मतलब कुछ भी, अगर इथेनॉल हो, इथाइलिन हो, ग्लाइकोल हो,
अल्कोहल मिथेन हो, ठीक है, तो हम इन सब में क्या दे सकते हैं अगर इसका ओवरडोज हो जाए। मतलब अगर हम इसको एंटीडोट की बात करें तो एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट होता है हमारा फोमेपिजोल। फोमेपिजोल किस पे एक्ट करता है? फोमेपिजोल एक्ट करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस पे, ठीक है। और जो फोमेपिजोल है, फोमेपिजोल जो है वो किस पे काम करता है? वो उसकी एक्टिविटी किस पे है? उसकी एक्टिविटी एक तो हमारी डायरेक्ट एक्ट करेगा उस पर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस पे, और ये सिलेक्टिव है, मतलब बहुत सिलेक्टिव एंटीडोट किसके लिए है? मिथाइल अल्कोहल के लिए, ठीक है। अब देखो हमने इतना पढ़ लिया। अब देखो एक होता है इथेनॉल, एक होता है मिथेनॉल। अब जो कच्ची शराब होती है ना, जो कच्ची शराब जो मतलब देखो एक तो होती है जो फर्मेंटेशन से इंडस्ट्रीज में बनती हैं, एक होती है जो गांव देहात में या फिर वो कच्ची शराब खेतों में बनाते हैं। तो उसकी प्रॉब्लम, उससे क्या होता है ना, एक दिक्कत होती है। पहले हम पढ़ते हैं क्या होता है। देखो मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल जो होती है ना, देखो हमारा एंजाइम तो हमें पता है, जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस है वो कन्वर्ट किस में करेगा? वो फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। और हमारा फिर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस था, वो किस में कन्वर्ट करेगा? फॉर्मिक एसिड में। वहाँ पर क्या बन रहा था? वहाँ पर हमारा एस्टल्डिहाइड बन रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इथेनॉल था, वहाँ पर मतलब C2 वाला कार्बन था, ठीक है, C2H5O5OH ये वाला कार्बन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मतलब सिंगल चेन कार्बन है, और वहाँ पर डबल चेन कार्बन था। तो हमारा मीथेन जो कि हमारा सिंगल चेन कार्बन है वो क्या बनाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फॉर्मिक एसिड बनेगा, और एंजाइम तो सेम ही है, ठीक है। अब फॉर्मिक एसिड से प्रॉब्लम क्या थी? देखो वो तो हमारा किस में कन्वर्ट, वो तो टूट जा रहा था, वो तो हमारा CO2 और HO2 में टूट जा रहा था। लेकिन ये क्या होता है? ये एक्यूमुलेट होता है बॉडी में। अब बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा? उससे ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इससे रेटिनल डैमेज हो सकता है, और लैक्टिक एसिडोसिस भी होती है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मतलब कितनी देखो ना, कितनी सारी प्रॉब्लम है। अगर कच्ची शराब जो पीते हैं, जो लोग सस्ती शराब पीते हैं, उनको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए सजेस्ट तो ये है कि पीने नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अगर कोई पी भी रहा है तो कम से कम ये तो देख लो कि एटलीस्ट इतना बुरी दिक्कत तो ना फेस करो भाई, ठीक है। अब देखो अगर कोई मिथेनॉल ले रहा है, देखो हमारे पास, अगर हम बात कर रहे थे इथेनॉल की, तो इथेनॉल में तो फोमेपिजोल जो उसका एंटीडोट हो गया, लेकिन इसके एंटीडोट कोई स्पेसिफिक है नहीं। तो इसके स्पेसिफिक नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके अगर एंटीडोट हमारे पास है नहीं, तो हमारे को जनरल प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। एक तो हमें गैस्ट्रिक लेवरेज करना पड़ता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और फोमेपिजोल दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो साइड इफेक्ट पढ़ते हैं हम अल्कोहल के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। देखो एक तो डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल सप्रेशन होता है। हार्मोनल सप्रेशन कैसे होता है? जो वैसोप्रेसिन होता है या फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, उसका सप्रेशन होगा। क्यों? देखो उनका जो काम था, मतलब वो बॉडी में वाटर को रिटेंशन कर रही है बॉडी में, ठीक है। अब वो तो करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सप्रेसर हो चुका है। तो इसलिए किडनी क्या करेगी? यूरिनेट करेगी, मतलब ज़्यादा यूरिन निकालेगी, और बॉडी से फ्लूइड का लॉस होगा, इसीलिए तो डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। अब इसका जो मेन जो डैमेज करता है लीवर, मतलब जो अल्कोहल है वो मेन कहाँ पर इफेक्ट करता है? वो इफेक्ट करता है लीवर पर। अब लीवर पर कैसे डैमेज करता है? देखो पढ़ना। देखो पहली बात तो जो हमारा अल्कोहल है वो मेटाबोलाइज कहाँ हो रहा था? लीवर में ही हो रहा था, लीवर के ही एंजाइम में, ठीक है। तो अब लीवर मेटाबोलाइज करेगा अल्कोहल को, ठीक है। अब जब मेटाबोलाइज करेगा तो इसका जो टॉक्सिक प्रोडक्ट था, मैंने बताया था ना एक, कि इसका भी नुकसान ही है। क्योंकि देखो ज़्यादा क्वांटिटी में, देखो इसका जो पहले स्टार्टिंग में बन रहा था तो उसके से मेंटल कन्फ्यूजन और छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, जिससे इंसान सोचता है कि मुझे नहीं लेना नेक्स्ट बार। लेकिन अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है तो इससे क्या होगा? इससे इन्फ्लामेशन होगी। एक तरह का बायो प्रोडक्ट है, एक टॉक्सिक बायो प्रोडक्ट है। पहला स्टेज क्या होगा? पहला इन्फ्लेमेशन होगा। अगर बहुत आगे तक केस बढ़ चुका है फिर क्या होगा? फाइब्रोसिस होगा, फिर सिरोसिस होगा, और एंड में लीवर कैंसर तक भी पहुंच सकता है। तो इसलिए अवॉइड ही करनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। अब देखो एक प्रॉब्लम और होती है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसे AFLD, ठीक है। अब AFLD में होता क्या? देखो जो मेन चीज़ होती है ना, हमारा लिवर वो क्या कर रहा था? वो अल्कोहल को तोड़ रहा था, अल्कोहल को ब्रेक डाउन करेगा, उसका मेटाबोलाइज करेगा, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म चल रही है, वो चलती रहेगी, लेकिन लीवर भी कितना ही मेटाबॉलिज्म करेगा। मतलब वो अगर उसको लगेगा मेरा प्राइमरी काम, मेरा मेटाबॉलिज्म ऑफ यही है, अल्कोहल को ही मेटाबॉलिज्म करना है मुझे, तो वो बाकी काम तो छोड़ देगा ना। तो क्या करेगा? वो हैवीली अमाउंट में क्या करेगा? इसको ही ब्रेक कर रहा है अल्कोहल को लीवर।
और उसका जो मेन काम था बाकी जैसे फैट का मेटाबॉलिज्म करना था वो तो वो नहीं करेगा, तो प्रायोरिटाइज किसको कर देगा, वो बिकॉज वो प्रायोरिटाइज किसको कर रहा है, बर्निंग ऑफ एल्कोहल ओवर फैट, तो फैट को बर्न नहीं कर रहा है अब। तो फैट क्या है अब, मतलब फैट अब मेटाबोलाइज नहीं हो रहा फैट का, तो फैट डिपॉजिट होने लग जाता है किस पे, हमारे लीवर पे। अब जब लीवर पे फैट डिपॉजिट होगा, और लीवर का काम क्या था, लीवर का काम था फैट को मेटाबलाइज करना, अब वो मेटाबलाइज तो हो नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि उसका काम डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट कहाँ हो गया, अब वो मेटाबलाइज कर रहा है किसको, एल्कोहल को। एल्कोहल को देखो यहीं पर तो हमने पढ़ा कि एल्कोहल को ब्रेक डाउन कर रहा है ना, क्योंकि वो हैवी अमाउंट में ले रहा है इंसान, ठीक है, तो उसको फिर फैटी लीवर कौन सा, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ये होगा। उसके बाद फिर उसको सिरोसिस, बी लीवर कैंसर यहाँ तक भी पहुँच जाता है, ये होता है। लेकिन अगर नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, कोएंजाइम NAD प्लस ये क्या करता है, ये डाइटरी फैट को ब्रेक करता है। लेकिन अब अगर नॉर्मल कंडीशन होगी तो ये करेगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन तो है ही नहीं ना, वो तो एल्कोहलिक पर्सन है, उसको तो रोज़ पीना है। अगर वो रोज़ पी रहा है तो फिर क्या होगा, वो ये वाला काम रुक जाएगा और ये फैट क्या है, डिपॉजिट होने लग जाएगा किस पे, लीवर पे। तो लीवर पे फैट डिपॉजिट होगा, तो लीवर पे फैट डिपॉजिट होने के बाद कंडीशन बन जाती है किसकी, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, AFLD। तो यही थी पूरी कहानी अल्कोहल की डिजीज़ की।